नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। तो मैं किंजल चौधरी आज आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं। आज दोस्तों हम इस बार के कॉम्बैट अनअकैडमी कॉम्बैट में आए एनवायरनमेंट के 10 सवाल उन पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो आइए विद डेप्थ में डिटेल्ड सोल्यूशन के साथ उन 10 सवाल को देखते हैं क्या क्या सवाल आए हैं और उनका क्या सोल्यूशन होगा। तो दोस्तों ये मेरी अकेडमी प्रोफाइल है जहां पर आप मुझे फॉलो करें तो मेरे द्वारा बनाई गई जितनी भी मेरी फ्री स्पेशल क्लासेस होती है उनकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। और साथ ही साथ ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जहां पर आप मुझे फॉलो करें तो मेरे द्वारा बनाया गया जितना भी लेक्चर है उनके पीडीएफ अपडेट्स आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। दोस्तों पहला सवाल था ग्रीन क्रैकर के ऊपर। तो दोस्तों ग्रीन क्रैकर इन न्यूज है, आपको जानना बहुत जरूरी है इस बार के प्रीलिम्स के लिए एज वेल एज मेंस के लिए। तो दोस्तों पूछा गया है ग्रीन क्रैकर के कंटेक्स्ट में 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपसे पूछा जा रहा है कौन कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही है। तो दोस्तों ये सिर्फ 25% लोगों ने सही जवाब दिया है। तो आइए जानते हैं क्या है ये सवाल। सबसे पहले तो दोस्तों स्टेटमेंट 1 पूछ रहे हैं आपसे ग्रीन क्रैकर में लिथियम, आर्सेनिक, बेरियम, लेड जैसे केमिकल्स होते हैं, भले कम क्वांटिटी में पर होते हैं। क्या ये सही है? स्टेटमेंट 2 ये वाटर वेपर रिलीज करते हैं जिस वजह से डस्ट पार्टिकल एटमॉस्फेयर में नहीं जाते और जमीन पर बैठ जाते हैं। स्टेटमेंट 3 इसको नीरी ने डेवलप किया है जो कि CSIR की एक लैब है। तो आपसे पूछा जा रहा है इनमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो दोस्तों आपको बता दूं आंसर बी है, यानी स्टेटमेंट 2 एंड 3 सही है, स्टेटमेंट 1 गलत है। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगा दिया था क्रैकर्स में, इन सारे हार्मफुल केमिकल्स को कंटेन नहीं कर सकते थे वो। तो लिथियम, आर्सेनिक, बेरियम, लेड ये सारे केमिकल्स पर सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगाया है और इसीलिए ग्रीन क्रैकर का उपयोग किया जा रहा है। तो ग्रीन क्रैकर्स में ये सारे केमिकल्स नहीं होते। इनमें कम क्वांटिटी में आप अगर देखो तो कुछ केमिकल्स हैं जो कम क्वांटिटी में जरूर होते हैं। वो आप देखें तो एल्यूमिनियम जैसे केमिकल्स हो सकते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट, एल्यूमिनियम, ये भी पोल्यूटिंग केमिकल हैं। इनको कम मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है और कई केसेस में तो कुछ केमिकल्स रिमूव भी कर दिया गया है। तो स्टेटमेंट 1 इस वजह से क्या है, इनकरेक्ट है। बाकी सही बात है। ग्रीन क्रैकर्स 2 प्रकार के हैं, स्वास सेफ वाटर रिलीजर और दूसरा है सेफ थर्माइट क्रैकर एंड सेफ मिनिमल एल्यूमिनियम सफल क्रैकर। तो वाटर रिलीजर क्या करता है, पटाखा फटता है उसके बाद कुछ वाटर वेपर भी साथ में रिलीज होता है। तो ये वाटर ड्रॉपलेट्स क्या करते हैं, साथ में जो डस्ट है वो पर्टिकुलेट मैटर बन के एटमॉस्फेयर में ना फ्लोट करे, पानी के साथ मिलके वापस जमीन पर गिर जाएगा। तो लोगों ब्रीथ नहीं करेंगे लोग, तो इस वजह से लंग्स में जाके वो पार्टिकल्स लॉज नहीं हो जाएंगे। तो स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है, बाकी 2 एंड 3 सही है। इसको नीरी ने ही डेवलप किया है जो कि CSIR की एक लैब है। तो दोस्तों इसलिए आंसर क्या हो जाता है, बी 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों दूसरा सवाल था ग्रीन अमोनिया के कंटेक्स्ट में। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन न्यूज है। तो दोस्तों कॉम्बैट के सवाल ऐसे ही होते हैं, इंपॉर्टेंट एंड बढ़िया सवाल होते हैं। तो दोस्तों ये सवाल अगर आप देखें तो आपसे 3 स्टेटमेंट पूछा जा रहा है ग्रीन अमोनिया के कंटेक्स्ट में और आपको जानना है इनमें से क्या क्या करेक्ट है। देखिए मैं करेक्ट को इसलिए रेड कलर में किया हूं क्योंकि बहुत बार नॉट करेक्ट भी आपसे पूछा जाता है। तो आप जब क्वेश्चन पढ़ते हैं तो बहुत जरूरी है आपका ध्यान उस पर सबसे पहले जाना चाहिए, करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है। तो दोस्तों सवाल उठ रहा है ग्रीन अमोनिया का। ग्रीन अमोनिया पर 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट आपसे पूछ रहा है ये कार्बन फ्री प्रोसेस से क्रिएट किए जाते हैं। स्टेटमेंट 2 ये ग्रीन हाउस एमिशंस कम कर देंगे। जाहिर सी बात है अगर स्टेटमेंट 1 सही होगा तो कॉमन सेंस कहती है स्टेटमेंट 2 तो सही होना चाहिए। स्टेटमेंट 3 अमोनिया एक प्रकार का पंजेंट गैस है, यानी गंदा स्मेल करने वाला, सड़े हुए अंडे के जैसा स्मेल, जिसका इस्तेमाल किया जाता है एग्रीकल्चरल फर्टिलाइजर बनाने में। ये इजियर है एंड चीपर टू स्टोर है एंड ट्रांसपोर्ट करना भी इसको आसान है। तो क्या ये सही है? स्टेटमेंट 4 गवर्नमेंट ने रिसेंटली कुछ क्या ऐसा प्लान किया है जिसके तहत ग्रीन अमोनिया बनाना है, ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट्स सरकार क्या प्रमोट करना चाह रही है। तो आइए इसको समझते हैं। तो दोस्तों आंसर इज डी, 56% लोगों ने सही जवाब दिया। देखिए क्वेश्चन टफ है, पिछला क्वेश्चन तो फिर वही बहुत इजी था। ग्रीन क्रैकर्स बहुत टाइम से न्यूज में है, फिर भी इतने कम प्रतिशत लोगों ने सही जवाब दिया। स्टेटमेंट 2 तो बहुत टफ है, फिर भी इतने ज्यादा लोगों ने कैसे जवाब दिया, कमेंट करके बताइए। आंसर डी था, आंसर डी था। क्या इसीलिए, क्या आप भी डी मारते इसीलिए क्योंकि डी ऑल ऑफ दी अबव, आंख बंद करके ऑल ऑफ दी अबव मार देते हैं, क्या ये है? चलिए जो भी है, हम फिलहाल आंसर को समझने में कोशिश करते हैं, की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो आंसर देखें दोस्तों तो है डी, ग्रीन अमोनिया। दोस्तों अगर आप देखें तो ये वो अमोनिया है
जो कि कार्बन फ्री प्रोसेस से क्रिएट हो रहा है। तो दोस्तों अमोनिया बनाया जाता है हैबर-बॉश प्रोसेस से, हैबर-बॉश प्रोसेस, हैबर-बॉश प्रोसेस दोनों ही कहते हैं, तो उससे बनता है। कमेंट करके मुझे भी बता दीजिएगा हैबर-बॉश है, हैबर-बॉश है, अलग अलग स्पेलिंग अलग अलग जगहों पे मिलती है, तो जो भी है। तो दोस्तों अगर आप अमोनिया देखें तो ये गैस होता है, तो इसको बनाने के लिए यूजुअली अगर आप देखें तो गैस का, मिथेन जैसे गैस का, बहुत बार कोल का, इन सब का इस्तेमाल किया जाता है। तो इन सारे अगर इनको यूज कर रहे हो, फॉसिल फ्यूल को यूज कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है ये ग्रीन हाउस गैस एमिशन करेंगे। लेकिन दोस्तों अगर मैं अमोनिया क्लीन प्रोसेस से बनाऊं जिसमें फॉसिल फ्यूल पर निर्भरता ना हो, तो वो अमोनिया क्या कहलाएगी? ग्रीन अमोनिया। तो दोस्तों इसमें एक तरीका है ग्रीन अमोनिया बनाने का, जिसमें आप NH3 के लिए हाइड्रोजन कहां से लाओ? तो पानी की इलेक्ट्रोलिसिस करो और उससे हाइड्रोजन ऑब्टेन कर लो, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन ढूंढ लो और उस प्रकार से आप NH3 बना लो। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो भी इसमें एनर्जी लग रही है, फिर वो चाहे पानी की इलेक्ट्रोलिसिस में हो या एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन कैप्चर में हो, इन सब में जो एनर्जी लग रही है दोस्तों, वो बिजली सस्टेनेबल होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए, यानी सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इन सभी पर निर्भर करो। यदि ये प्रोसेस करने के लिए आप कोल बेस्ड एनर्जी का इस्तेमाल करो, तो वापस झाग के वही तीन पात, यानी घूम के आप वापस वहीं आ गए, आप वापस एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेस यूज किए, तो वो ग्रीन नहीं होगा। नेक्स्ट दोस्तों अगर आप देखें तो इसलिए ग्रीन अमोनिया क्या है? कार्बन फ्री प्रोसेस से हो रही है, बात बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 1 सही है तो स्टेटमेंट 2 तो अपने आप सही होगा। चलिए स्टेटमेंट 3 देखते हैं। क्या अमोनिया एक पंजेंट गैस है? सही बात है, अमोनिया एक पंजेंट गैस है जो कि फर्टिलाइजर स्पेशली यूरिया बनाने के काम आता है, एक्सप्लोसिव्स बनाने के भी काम आता है। इसके सिवा दोस्तों हाइड्रोजन की तुलना में ये काफी चीपर टू स्टोर है, ट्रांसपोर्ट करना भी आसान है क्योंकि बहुत आसानी से लिक्विफाई हो जाता है। हाइड्रोजन को लिक्विफाई करना आसान नहीं है, लेकिन ये इजीली लिक्विफाइड हो जाता है, इस वजह से इसको आप लंबी दूर तक ट्रांसपोर्ट कर सकते हो सिलेंडर में भर के। एंड गवर्नमेंट भी रिसेंटली प्लान्स बनाई है जिसके तहत ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट्स बनाए जाएंगे, सो दैट आप इंपोर्ट डिपेंडेंस, जो हमारी फॉसिल फ्यूल पर हम निर्भर करते हैं अमोनिया बनाने के लिए, तो इस तरीके से इंपोर्ट डिपेंडेंस नहीं रहेगी। ग्रीन अमोनिया होगा, घर का नाइट्रोजन, घर का पानी बन गया अमोनिया, और घर का सोलर एनर्जी, यानी इंपोर्ट डिपेंडेंस नहीं रहेगी। तो आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, ये अगर आप देखें तो ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2020 पे पूछा गया है कौन से स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है। तो ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर ये एक कोलैबोरेटिव प्रोडक्ट है, किसका? ग्लोबल ई वेस्ट स्टैटिस्टिक पार्टनरशिप, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, इंटरनेशनल सॉलिड वेस्ट एसोसिएशन, और ये रिसेंटली रिलीज किया गया था यूएनईपी के साथ कोलैबोरेट करके। क्या ये स्टेटमेंट सही है? स्टेटमेंट 2, ई वेस्ट यदि आप देखें तो ये रेफर करती है उन इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को जिनकी लाइफ साइकिल खत्म हो चुकी है और उनको डिस्कार्ड कर दिया गया है। क्या ये बात सही है? ये तो आप सब जानते ही होंगे, मोबाइल फोन, एलईडीज, ये जितने भी चीजें हैं ये सब क्या है? एक प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक ई वेस्ट हैं, है ना? टीवी स्क्रीन्स, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स। तो स्टेटमेंट 2 सही है, ये तो आप जानते ही होंगे। बात है स्टेटमेंट 1 आप जानते हैं कि नहीं, तो आइए इसको समझ लेते हैं। दोस्तों दोनों ही स्टेटमेंट सही है, लगभग 3/4 से ज्यादा लोगों ने सही जवाब दिया है इसका। तो अगर आप आंसर देखें तो ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2020 किसकी प्रोडक्ट है? रिपोर्ट है। किसकी रिपोर्ट है? ग्लोबल ई वेस्ट स्टैटिस्टिक्स पार्टनरशिप, जो कि क्रिएट की गई है यूएन यूनिवर्सिटी, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। आईटीयू का क्या रोल? इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन, मोबाइल फोन, है ना? मोबाइल फोन सबसे बड़ा ई वेस्ट कोलैबोरेट का क्रिएटर हो, जनरेटर बन चुका है। इंटरनेशनल सॉलिड वेस्ट एसोसिएशन, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ई वेस्ट सॉलिड वेस्ट में ही डंप हो रहा है, और ये सब यूएनईपी के साथ कोलैबोरेट करके बनाया गया है ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर। साथ में दोस्तों वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड जर्मन मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट बीएमजी या बीएमजेड भी सस्टेनेबली कंट्रीब्यूट किए हैं इस वर्ष के ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2020 में। पिछले वर्ष हो गया अब। तो दोस्तों ई वेस्ट अगर आप देखें तो क्या है? वो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जिसकी लाइफ साइकिल खत्म हो चुकी है उसे डिस्कार्ड कर दिया गया है। ई वेस्ट आप देखें तो उनमें कुछ हेवी मेटल्स मिलते हैं, मर्क्यूरी, लेड, कैडमियम, केमिकल्स मिलते हैं, सीएफसीज, फ्लेम रिटार्डेंट्स, क्या क्या है आपको क्या करना है, जानना है तो जाइए मेरे इन्वायरमेंट की पाथफाइंडर में ही स्टैटिक क्लासेस मिलेंगी, जाके पढ़िए, सब कुछ कवर्ड है डेप्थ में, ऐसा कुछ नहीं जो आपको नहीं मालूम होता, आप इजीली कर सकते थे। अगेन 14 सवाल अगेन कवर्ड है स्टैटिक की क्लासेस में, जाइए जाके पढ़िए। तो क्वेश्चन नंबर 4
स्टॉकहोम कन्वेंशन पे, आपको वर्बेटिम पढ़ाया हुआ है सब कुछ इसके बारे में। तो दोस्तों इसको 30.72% लोगों ने सही जवाब दिया, क्योंकि लोग छोड़ देते हैं, मैंने कवर कराया है लेकिन लोग छोड़ देते हैं, लोग नहीं याद रखते, इसलिए लोगों को ये क्वेश्चन टफ लगा। तो स्टॉकहोम कन्वेंशन अगर आप देखें तो स्टेटमेंट 1 बोलती है ये एक ग्लोबल ट्रीटी है जिसका पर्पस है ह्यूमन हेल्थ को प्रोटेक्ट करना, किससे? परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट से। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। ये लीगली बाइंडिंग नहीं है, ऐसा थोड़ी है, बिल्कुल लीगली बाइंडिंग है। तो स्टेटमेंट 2 क्या है? गलत है। स्टेटमेंट 3, इंडिया ने तो इसे 2020 में ही रेटिफाई किया है, क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है। तो क्या करेक्ट है? आंसर इज ए, वन ओनली। तो दोस्तों आप अगर देखें तो स्टॉकहोम परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट अगर आप देखें तो ये वो केमिकल सब्सटेंसेज हैं, पीओपीज वो केमिकल सब्सटेंसेज हैं जिनका एनवायरनमेंट में स्टे टाइम बहुत हाई होता है, जो इजीली बायोडिग्रेडेबल ना हो, फोटो डिग्रेडेबल ना हो, यानी सनलाइट से भी डिग्रेड नहीं होते, और एक बार आ गए तो टिके रहते हैं लंबे टाइम तक। तो क्या है परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स? प्रॉपर डेफिनेशन आपको देखना है तो पाथफाइंडर के थ्योरी वाले एक सीरीज में जाइए, जाके देखिए, बहुत डेप्थ में कवर्ड है। तो स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है। स्टॉकहोम कन्वेंशन का पर्पस क्या था? परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट से लोगों को बचाना। स्टेटमेंट 2, स्टॉकहोम कन्वेंशन बिल्कुल लीगली बाइंडिंग है, एक लीगली बाइंडिंग अग्रीमेंट है। इंडिया ने तो साहब इसे 2006 में ही रेटिफाई कर दिया था, 2020 क्या बात कर रहे हैं, तो बहुत लेट हो गया। तो स्टेटमेंट 3 तो बिल्कुल गलत है। तो आप इससे भी चाहते तो स्टेटमेंट 3 गलत है एंड 1 सही है और 2 नॉट लीगली बाइंडिंग अपने आप में बहुत सिंपल सवाल था, अगर आपको थोड़ा सा नॉलेज होता तो आंसर क्या है? आंसर क्या है? ए, 1 ओनली। आप खाली 2 आपको मालूम होता कि इट इज लीगली बाइंडिंग तो आप इजीली एलिमिनेट करके आंसर पर पहुंच सकते थे। क्वेश्चन नंबर 5, कमाल है मतलब इसलिए कह रहा हूं कमाल है कि 80% लोगों ने सही जवाब दिया है। कमेंट में बताइए क्या जवाब है, सोल्यूशन आपको अभी नहीं बता रहा मैं, बताइए क्या जवाब है। इन बायोस्फीयर रिजर्व्स को नॉर्थ टू साउथ अरेंज करें। सुंदरबन, नंदा देवी, अगस्त मलई, नौकरेक, ग्रेटर निकोबार। वक्त खत्म हुआ, कमेंट कर दिया होगा आप, कर चुके होंगे आप लोग अब तक। तो दोस्तों ऑप्शन गलत है, ऑप्शन गलत है, हमारे एंड से मिस्टेक हुई है, इसके लिए माफी चाहेंगे। 24135 होना चाहिए था, 24135 होना चाहिए था। देखिए सबसे ऊपर तो नंदा देवी है, कोई डाउट नहीं है। तो नंबर 1 तो नॉर्दर्न मोस्ट क्या है? 2। उसके बाद आप देखें तो नौकरेक मेघालय में, नौकरेक अगर आप देखें तो मेघालय में है, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये भी क्लियर है, ये भी क्लियर है। इसके बाद देखें तो सुंदरबन तो 241 तो सही है बच्चा। 5 एंड 3 कैसे हो सकता है? ग्रेटर निकोबार और अगस्त मलई कौन नॉर्थ में है? अगस्त मलई कुछ यहाँ पर है और ग्रेटर निकोबार यहाँ पर है। अगस्त मलई अगर आप देखें तो ये 7 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, ये अगस्त मलई अगर आप देखें तो 8 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे है। ग्रेटर निकोबार अगर आप देखें तो 7 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे है। तो ज्यादा नॉर्थ पे कौन हुआ? अगस्त मलई। तो दोस्तों इसके साथ आंसर क्या होना चाहिए था? 24135। लेकिन आप लोगों ने स्मार्टली प्ले किया, इजियर ऑप्शन एलिमिनेट करके आप सही है, जो इसमें बेस्ट पॉसिबल था आप लोगों ने वही आंसर किया है। तो 153, लेकिन टेक्निकली क्या आंसर होना चाहिए था? 24135। क्वेश्चन नंबर 6, सिर्फ 11% लोगों ने सही जवाब दिया है। दोस्तों इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात हो रही है, तो स्टेटमेंट 1 ये टफ सवाल था। दोस्तों इंडिया ने 148 रैंक सिक्योर किया है क्या इस इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में? 12th एडिशन यानी 2020 वाले इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में। स्टेटमेंट 2, इंडिया अगर हम देखें तो रीजनल एवरेज से बिलो स्कोर की है सारे के सारे इन्वायरमेंटल हेल्थ से रिलेटेड 5 की पैरामीटर्स में। क्या ऐसा है? स्टेटमेंट 3, जितने भी साउथ एशियन कंट्रीज अगर आप देखें एक्सेप्ट अफगानिस्तान, इंडिया सबसे पीछे है। सारे साउथ एशियन कंट्रीज इंडिया के ऊपर हैं एक्सेप्ट अफगानिस्तान। क्या ये सही है? स्टेटमेंट 4, इंडेक्स के अनुसार इंडिया को अपनी नेशनल सस्टेनेबिलिटी एफर्ट्स डबल करनी होंगी, ज्यादा मेहनत करना होगा। तो यहां पर आपसे क्या पूछा जा रहा है? नॉट करेक्ट। इनमें से क्या क्या इनकरेक्ट है? तो दोस्तों अगर आप देखें तो इसमें इनकरेक्ट की अगर हम बात करें तो A1 ओनली इनकरेक्ट है, बाकी 2, 3 एंड 4 सही हैं।
दोस्तों सबसे पहले आप स्टेटमेंट 1 देखिए, इंडिया की रैंक क्या है, 168 है। तो 148 तो साहब आपने अच्छी रैंक कर दी, 180 देशों में हम 168 हैं। अच्छी बात क्या है, 2018 2 साल पहले जब ये रिपोर्ट इससे पहले आई थी तब तो 177 यानी लगभग बॉटम परफॉर्मर थे। इंप्रूवमेंट आई है, इंप्रूवमेंट आई है। बाकी आप देखें तो स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है, बाकी 2 3 4 सही हैं। तो ये हर 2 साल में निकलती है। तो इसमें जो इंडिकेटर्स हैं आप अगर देखें तो 2 कैटेगरीज में बांटे जाते हैं। एक है एनवायरमेंटल हेल्थ, दूसरा है इकोसिस्टम वायबिलिटी। एनवायरमेंटल हेल्थ के 5 इंडिकेटर कैटेगरीज हैं और इकोसिस्टम वाइटलिटी के 6 कैटेगरीज हैं। क्या क्या है, एनवायरमेंटल हेल्थ कैसे नापा जाता है, एयर क्वालिटी से, सैनिटेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर से, हैवी मेटल से, वेस्ट मैनेजमेंट से, इन सब से आप नाप सकते हैं। वहीं अगर आप देखें तो इकोसिस्टम वाइटलिटी के लिए बायोडाइवर्सिटी एंड हैबिटेट, इकोसिस्टम सर्विसेज, फिशरीज, क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन एमिशन, वाटर रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर का इस्तेमाल किया जाता है। इसके सिवा आप देखें दोस्तों तो नंबर 2 स्टेटमेंट 2 अगर आप देखें तो आइए अब देखें अगर हम, तो स्टेटमेंट 1 तो इनकरेक्ट है, पक्का हो गया। इंडिया क्या बिलो रीजनल एवरेज स्कोर की है, तो बिल्कुल इंडिया स्कोर्ड बिलो रीजनल एवरेज। साउथ एशिया में इंडिया बॉटम परफॉर्मर है ऑन ऑल 5 की पैरामीटर्स रिलेटेड टू दी एनवायरमेंटल हेल्थ। ये जो ब्लू कलर में है इन सब में इंडिया इज दी बॉटम परफॉर्मर। नंबर 3 इंडिया का स्कोर क्या था, 27.6 आउट ऑफ 100। अफगानिस्तान के सिवा साउथ एशिया की बाकी सारी कंट्रीज इंडिया के ऊपर हैं। एंड इस रिपोर्ट ने साफ साफ कहा है, एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स ने, इंडिया को तो भैया दुगना मेहनत करना है सस्टेनेबिलिटी एफर्ट्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 7, स्टेटस ऑफ टाइगर्स, को प्रेडेटर्स एंड प्रे इन इंडिया 2018 रिपोर्ट। क्या पूछा गया है इसमें, हमेशा याद रखिए, यहां तो मैं आपको अलग अलग कलर से दिखा रहा हूं, रियल लाइफ में बोल्ड होता है, नजर से छूट जाता है ना। यूपीएससी बोल्ड जरूर कर देती है, इनकरेक्ट पूछती है, बट नजर से छूट जाता है जल्दी में, तो वैसा ना होने दें। तो इनमें से क्या स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट ए, ऑप्शन ए, टाइगर की संख्या 5768 हो गई है 2018 में, 2014 में 2226 थी। क्या ये सही है, क्या ये सही है? आप सीधा, कितना सिंपल सवाल है, इसमें क्यों इतने लोगों ने मिस्टेक किया, ये नहीं होना चाहिए। तो ये आप सबको मालूम था। टाइगर की संख्या इंडिया में अगर आप देखें तो टाइगर की संख्या अगर आप देखें तो 2967 है 2018 के टाइगर सेंसस के अनुसार। इतना बड़ा नंबर कहां से भैया, कहां से होगा? तो इंडिया ने जरूर 2967 अटेन किया है। तो स्टेटमेंट ए गलत है, आप यहीं से आंसर पे पहुंच जाते। बाकी सारे स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, बाकी सारे स्टेटमेंट सही हैं। तो जब टाइगर सेंसस निकाला जा रहा था उस वक्त वाटर एंड फॉडर स्कीम भी किया गया था, जिसके तहत रिजर्व्स में ही जानवरों के लिए पानी, खाने का इस्तेमाल किया जा रहा था, सो दैट वो बाहर ना जाए रिजर्व से। इस प्रकार से एनिमल ह्यूमन कन्फ्लिक्ट मिनिमल होगी। ग्लोबल टाइगर फोरम, जितने भी टाइगर रेंज कंट्रीज हैं उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है। ग्लोबल टाइगर फोरम ने एक टारगेट रखा है, TX2 समिट, तो जिसके तहत क्या किया है कि जो टाइगर्स की काउंट है वो डबल हो जाएगी बाई 2022। इंडिया ने 4 साल पहले ही इसे अटेन कर लिया और इंडिया ने ऑलरेडी अचीव दी डबलिंग दी काउंट। यस सर, 4 years बिफोर टाइम, 4 साल पहले ही हमने अटेन कर लिया है। अचीव द टारगेट ऑफ डबलिंग द टाइगर काउंट 4 years अहेड ऑफ द डेडलाइन। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत प्यारा सवाल है। तो इनको असेंडिंग ऑर्डर ऑफ प्रोडक्टिविटी पे अरेंज करना है। तो दोस्तों यहाँ पे एनवायरमेंट एंड ज्योग्राफी का बढ़िया मिक्स करके ये सवाल बना है। तो 44.45% लोगों ने सही जवाब दिया है। बहुत अच्छा स्कोर है, अच्छा परफॉर्मेंस है, टफ सवाल है। तो दोस्तों लानोस, गोबी, सुंदरबन, सेल्वास, शीशाचलम, इनको अरेंज करना है। तो बेसिकली आपको इतना ही जानना है इनमें से कौन सा डेजर्ट है, कौन सा इनमें डेजर्ट है, कौन सा एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट है, कौन सा ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट है। बस इतना जानते आप कर जाते। तो एसेंडिंग यानी छोटा से बड़ा। तो सबसे कम किसकी इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी होती है? तो सबसे पहले आपको रिवाइज करवा दूं जल्दी से, प्रोडक्टिविटी क्या है। देखिए सन से निकली मान लीजिए 100 यूनिट एनर्जी। इस 100 यूनिट एनर्जी में 99 यूनिट तो ऐसे ही प्लांट्स ना तो इस्तेमाल किए, आधी रिफ्लेक्ट हो गई, प्लांट्स तक बस 1 यूनिट पहुंची। उस 1 यूनिट में अगर आप देखें जो प्लांट्स के पास पहुंची, उसमें प्लांट्स ने क्या किया, उससे फोटोसिंथेसिस किया। फोटोसिंथेसिस किया तो 0.6 यूनिट्स उसका
जो 1 यूनिट आया प्लांट्स तक उसमें 0.6 यूनिट तो प्लांट रेस्पिरेशन के दौरान लूज कर गई, बाकी का 0.4 यूनिट्स क्या किया, प्लांट ने अपने बायोमास में कन्वर्ट कर लिया। तो ये 0.4 यूनिट जो प्लांट्स के बायोमास में कन्वर्ट हो चुका है वो क्या है, वो उसका नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है। तो दोस्तों अब देखिए बड़ा सिंपल सवाल है, बस आपको जानना था गोभी क्या है, डेजर्ट है, डेजर्ट है तो सबसे कम होना चाहिए इसकी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो सबसे पहले तो गोभी डेजर्ट, उसके बाद ग्रासलैंड आएगा, तो नंबर 1 पे लानोस क्या है, एक प्रकार का ग्रासलैंड है। फिर क्या है नंबर 5 शीशाचलम फॉरेस्ट, शीशाचलम फॉरेस्ट है तो ये क्या है, डेसिडुअस फॉरेस्ट है, तो शीशाचलम तिरुपति बालाजी जी का जहाँ पे मंदिर है वो है शीशाचलम, है ना। फिर अगर आप देखें तो इसके बाद आ जाता है सुंदरबंस, शीशाचलम बायोस्फीयर रिजर्व है, बहुत बड़ा है। नंबर 3 आ जाता है सुंदरबन, सुंदरबन क्या है, कोस्टल मार्शलैंड, बहुत हाई प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है। लेकिन सेल्वास तो इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट को कह रहे हैं, तो वो क्या है, उसकी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी तो और भी ज्यादा है। आप लोगों को मैं यहाँ पे परोस के नहीं दे रहा, आप लोगों के लिए मैं कमेंट में जान छोड़ रहा हूँ, सो दैट आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट में बताएंगे। लानोस कहाँ के ग्रासलैंड को कहते हैं, सेल्वास कहाँ के इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट को कहते हैं, इसके सिवा आपको मुझे बताना है लानोस कैंपोस कहाँ पर है। तो लानोस, कैंपोस, सेल्वास, इतना बताइए, चैपरल भी बताइए, चलिए तो और मजा आएगा, चैपरल मैट्रल सब बताइए, कमेंट में बताइए जो जो आपको मालूम है इन सब के बारे में, अलग अलग ग्रासलैंड के जो जो नाम है। क्वेश्चन नंबर 9, रॉयल बंगाल टाइगर के बारे में इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं। तो स्टेटमेंट ए, ये टाइगर स्पीशीज नेटिव टू इंडिया है। बी, रॉयल बंगाल टाइगर वो टाइगर स्पीशीज है जो कि नेटिव टू इंडिया है। बी, इसका IUCN स्टेटस क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। सी, लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ बंगाल टाइगर इंडिया में है, लेकिन कुछ बांग्लादेश, नेपाल, भूटान में भी है। टाइगर एक फ्लैगशिप स्पीशीज भी है, अम्ब्रेला स्पीशीज भी है। देखिए दोस्तों टेक्निकली ये होना चाहिए था टाइगर स्पीशीज आर नेटिव टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट, लेकिन आपको एक बड़ा बड़ा इनकरेक्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है। वो क्या है, IUCN स्टेटस क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, वो क्या है, सीधा सीधा इनकरेक्ट है। टाइगर क्या है, इंडेंजर्ड है, तो जाहिर सी बात है स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो आंसर इज बी, जो कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। बाकी सही है, टाइगर तो इंडिया का नेशनल एनिमल है। इसके सिवा इंडिया, चाइना, भूटान, बांग्लादेश, बर्मा, इन इलाकों में भी आप देखोगे रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है। इसके सिवा आप देखें तो इंडिया में 70% ऑफ ग्लोबल टाइगर पॉपुलेशन है दुनिया की, और टाइगर एक फ्लैगशिप स्पीशीज भी है, अम्ब्रेला स्पीशीज भी है। फ्लैगशिप स्पीशीज यानी वो स्पीशीज जो कि कंजर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अम्ब्रेला स्पीशीज यानी वो स्पीशीज जिसको कंजर्व करो तो आप बाकी स्पीशीज को भी कंजर्व कर पाओगे। तो फ्लैगशिप स्पीशीज भी है, अम्ब्रेला स्पीशीज भी है। डेप्थ में पढ़ना है तो पार्ट फाइंडर, स्टैटिक्स देखिए, सब कुछ कवर्ड है। आखिरी सवाल, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है अबाउट चिल्का लेक। बहुत सिंपल सवाल है, 60% नहीं होना चाहिए, 100% को मालूम होना चाहिए। तो आप देखें तो ब्रैकिश वाटर लेक एक शैलो लगून है आंध्र प्रदेश में, सीधा इनकरेक्ट हो गया। कहां है चिल्का लेक, ओडिशा में, तो आंसर ए सीधा सीधा इनकरेक्ट हो जाता है। बाकी आप देखें तो सही बात है, लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून है एशिया का, इंडिया का ओल्डेस्ट रामसार साइट है। इसके सिवा माइग्रेटरी वाटरफाउल का लार्जेस्ट विंटरिंग ग्राउंड है। इसके सिवा नालाबन आइलैंड है जो कि क्या है, चिल्का लेक में एक नोटिफाइड बर्ड सेंचुरी है अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो ये देखिए, दिस इज चिल्का लेक ओडिशा में। इसके सिवा चिल्का लेक अगर आप देखें तो इसमें यहाँ पर आप देख रहे हैं नलबन आइलैंड, यहाँ पर तो ये है नलबन आइलैंड। तो इसमें अगर आप देखें तो मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड में इसको इंक्लूड कर लिया गया था 1993 में, लेकिन फिर चिल्का डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इसको वापस रिस्टोर किया, इसकी इकोसिस्टम को रिस्टोर किया, और इसके साथ इसको 2002 में मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड से निकाल दिया जाता है। और ये पहला साइट होता है एशिया से जिसको मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड से निकाला जाता है, यानी इकोसिस्टम इसकी रिस्टोर हो जाती है। तो दोस्तों इसके साथ आज के कॉम्बैट का डिसीजन समाप्त होता है। तो जब भी अनअकैडमी आए यूज दी कोड KC10, क्योंकि इससे आपको 15% ऑफ नहीं मिलता है, बेस्ट मेंटरशिप मिलेगी, डायरेक्ट हैंड होल्डिंग मिलेगी, जो गाइडेंस है वो सारे सब्जेक्ट्स ऑफ GS, ऐसे ज्योग्राफी ऑप्शनल में कवर होने वाली है। तो निश्चिंत होकर KC10 कोड का इस्तेमाल करें, करने के बाद जरूर मुझसे संपर्क करें। जिसके सिवा दोस्तों इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, है ना। महिपाल सर भी हैं, मृणाल सर भी हैं, सब कोई जुड़े हुए हैं हमारे साथ। तो
इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। तो अनअकैडमी सिविल सर्विस चैंपियनशिप भी हम रन कर रहे हैं, आप देख सकते हैं 13 जून को 10 AM to 12 PM है। टॉप 1 to 50 रैंकर्स को गाइडेंस मिलने वाली है बहुत बड़े बड़े लोगों के द्वारा, है ना। तो आपको ऑलरेडी देख रहे हैं आप स्क्रीन पर। इसके सिवा दोस्तों इंडिया का बेस्ट प्रोग्राम टू क्रैक यूपीएससी हम रन कर रहे हैं, तो इसका हिस्सा बने। एंड 1-on-1 वीकली पर्सनल मेंटरिंग होगी। इसके सिवा दोस्तों लोन्स भी अवेलेबल हैं, डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा लिंक। एंड 20 बुक्स है अल्टीमेट सरप्राइज, जो कि आपको हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। यदि आप 1 साल या उससे अधिक की सब्सक्रिप्शन लें तो फिजिकल बुक्स भी आपको हम प्रोवाइड करेंगे। आईकैनिक एंड प्लस दोनों ही कोर्सेज हैं। प्लस कोर्सेज आप देख सकते हैं 2 साल का कॉस्ट है 64,800 रुपये आफ्टर यूजिंग द कोड KC10। आईकैनिक के 2 साल का कॉस्ट है 1,04,175 रुपये आफ्टर यूजिंग द कोड KC10। कॉम्बो प्राइसेस भी हैं बहुत ही स्पेशल ऑफर में। 1 साल का कॉम्बो प्राइस 57,500 रुपीज़ है। जैसे ही आप कोड KC10 यूज़ करेंगे एडिशनल 10% ऑफ यानी और डिस्काउंट मिलने वाला है। तो सीधा निश्चिंत होकर KC10 कोड यूज़ करें और आपको मेरी मेंटरशिप भी मिलेगी। 9 जून से नए बैचेस भी स्टार्ट हो चुके हैं दोस्तों, राइट टाइम है अनअकैडमी सब्सक्राइब करने का। फ्री टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल है, 1 मई से अवेलेबल हो चुके हैं ये सारे फ्री टेस्ट सीरीज, इसका हिस्सा बने। एंड इंडिया की बिगेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट है अनअकैडमी कॉम्बैट, इसका हिस्सा बने यूजिंग द कोड KC10। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे।